हेलो बच्चों। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेव ऑप्टिक्स। बताइए, देखो आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। अब आप कहोगे सर आप तो सभी टॉपिक के लिए कहते हैं। इम्पोर्टेंट तो भैया सब टॉपिक हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट तो ही, कम इम्पोर्टेंट तो एक भी टॉपिक नहीं है। वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है, 90s के आसपास जब जेई एडवांस का एग्जाम हुआ करता था तो समझ लो इसका एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। मतलब हर साल इसका एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता ही आता था। तो वेव ऑप्टिक्स में मेनली तो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, पर उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, उनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से चीज़ों को स्टार्ट किया है। ठीक है। अभी इस लेक्चर में मेनली मैं शुरुआत करूंगा हाइजन के प्रिंसिपल से, न्यूटन्स कार्पुस्कुलर थ्योरी से, ये कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा। तो हेडिंग लगा लो वेव ऑप्टिक्स। तो मैंने इसके लिए कुछ पीपीटी रेडी कर ली है, जिससे बहुत टाइम निकलना हो चीज़ों को लिखाने में। तो बस इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेटिव में इन पर क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कोई गारंटी नहीं आने की। ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई ब्रांच नहीं जिसमें न्यूटन साहब कूदे नहीं। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स में न्यूटन साहब नहीं है, क्योंकि जब मॉडर्न फिजिक्स के बारे में लोगों को पता लगने लगा तब तक न्यूटन साहब इस दुनिया में थे नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले 1675 में 1675 सोचो कितना पहले न्यूटन साहब ने लाइट के बारे में हिम्मत जुटाई कुछ बोलने की। उससे पहले तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं। भाई इतना दबंग साइंटिस्ट सोचो आप कि सबसे पहले लाइट के बारे में भी न्यूटन साहब ने बोलना शुरू किया। और उन्होंने कहा, पहले बता देता हूं फिर पढ़ देता हूं, कि ये अगर एक सोर्स है तो अभी जैसे आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हो, रे निकलते हैं, वेव निकलते हैं, डुअल नेचर है। खैर आज की डेट में तो ये क्लियर है कि लाइट एक डुअल नेचर है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले न्यूटन साहब ने कहा कि इसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं। देखिए आज की डेट में भी अगर बात कहो तो काफ़ी, देखो न्यूटन साहब ने बहुत सही बोल दिया था उस समय भी। भाई आज भी पार्टिकल नेचर में, बताइए लाइट के पार्टिकल को क्या कह देते हैं? फोटोन। बस उस समय इन्होंने इसको एक पार्टिकल कहा। क्या कहा? पार्टिकल का। फोटोन नाम का शब्द इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। उस पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टीज बताई न्यूटन साहब ने। क्या क्या बताई देखिए। तो न्यूटन्स कार्पुस्कुलर, तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए आज की डेट में इसी का नाम क्या है? फोटोन है। आज की डेट में इसी का नाम फोटोन है। अब ये मत कह देना कि ये फोटोन न्यूटन साहब ने, ना, ये न्यूटन साहब ने नहीं बताया। न्यूटन साहब ने तो ये कहा कि जो लाइट का पार्टिकल है उसका नाम क्या है? कार्पुस्कुलर, कार्पुस्कुलर थ्योरी। न्यूटन साहब ने तो क्या दी? कार्पुसल बोला उस पार्टिकल को। क्या बोला? कार्पुसल। कॉर्पुसल भी कहते हैं। अब इतना भैया थोड़ी सी अंग्रेजी वगैरह में हम इतने मास्टर नहीं है, लेकिन फिजिक्स में सारी चीजें आपको सही बताएंगे। तो न्यूटन ने उस पार्टिकल का नाम क्या दिया? कॉर्पुसल। तो उस कार्पुस्कुलर थ्योरी में उस पार्टिकल के बारे में जो बातें बताई उसमें दो चार पॉइंट है, जरा समझ लीजिए। एवरी लाइट सोर्स एमिट माइन्यूट कार्पुसल्स। ठीक है, वही लाइट का पार्टिकल कार्पुसल्स, विच आर इलास्टिक। तो उसको एक तो इलास्टिक बोला, रिजिड बोला और मासलेस बोला। देखो मासलेस वाली बात तो फोटोन से मैच कर रही है, क्योंकि जो लाइट का पार्टिकल होता है आज की डेट में भी, जिसको हम लोगों ने फोटोन माना है, उसका रेस्ट मास क्या माना है? जीरो। हाँ, रेस्ट मास जीरो माना है, लेकिन उन्होंने चलते हुए पार्टिकल को भी मासलेस कह दिया, जो कि पॉसिबल नहीं था। पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। ठीक है, उन सभी कार्पुसल्स के जो शेप और साइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ऐसा न्यूटन साहब ने बताया अपने कार्पुसल के बारे में। कॉर्पुसल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। उन्होंने कहा कि जो लाइट के पार्टिकल होते हैं वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलते हैं। आज भी इसमें कोई गलती नहीं है। लाइट की वेव स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। ठीक है। ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कार्पुसल्स दे प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स। तो आज भी सही है। बस आज हम ये कहते हैं कि जो डिफरेंट कलर होते हैं वो किस वजह से होते हैं? अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वजह से होते हैं। भैया वेवलेंथ की वजह से नहीं होते, फ्रीक्वेंसी की वजह से होते हैं। कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से होते हैं। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि वो जो डिफरेंट कार्पुसल्स के कलर हैं वो किस वजह से हैं?
उनके साइज की वजह से। ये तो बिल्कुल भी सही है ही नहीं बात, लेकिन ठीक है भैया, इतने बड़े साइंटिस्ट ने कहा है कुछ, तो भैया शुरुआत तो वहीं से कर रहे हैं हम। These light particles are repelled by reflecting surface and attracted by refracting surface। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल सही थे आज की डेट में, लेकिन आपको पता है कि जब लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। तो रिफ्लेक्शन में न्यूटन साहब ने सोचा कि रिफ्लेक्शन इसलिए हो रहा है कि इस सरफेस ने लाइट को क्या दिया होगा, रिपल्सन, और रिफ्रैक्शन इसलिए हो रहा है कि उस सरफेस ने या उस मीडियम ने लाइट को क्या किया होगा, अट्रैक्ट किया होगा। क्या किया होगा, अट्रैक्ट। तो ये सब पॉइंट सबसे पहले न्यूटन साहब ने लाइट के पार्टिकल्स के बारे में या लाइट के बारे में बताया, और लाइट को पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट न्यूटन साहब ने बोला सबसे पहले। अभी वेव की कोई चर्चा है नहीं, लाइट को क्या बोला, पार्टिकल नेचर। तो न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये सिद्धांत पहले ही पता था कि लाइट एक सीधी रेखा में चलती है, तो इस बात को एक्सप्लेन कर पा रहा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में न्यूटन साहब ने बोला था, तो वो तभी तो बोला होगा भैया जब लाइट का रिफ्लेक्शन न्यूटन साहब की थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहा होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना न्यूटन साहब की थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहा था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, न्यूटन साहब ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी बोला, तो न्यूटन साहब की कॉर्पुस्कुलर थ्योरी से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी एक्सप्लेन हो रहा था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्पीड मिल गई हमको इन चीजों से। न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, इन बातों को उस समय भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इन बातों को। अब हालांकि बस आप इंफॉर्मेटिव है, कोई क्वेश्चंस वगैरह तो इस पर नहीं है मेरे हिसाब से, पर ठीक है, कुछ अच्छे बुक्स इन चीज़ों को यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने भी यहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो किन किन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, देखिए पढ़ लीजिए। न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन साइमल्टेनियस फिनोमेना ऑफ पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज ग्लास और वाटर। देखिए आज की डेट में पढ़ते हैं कि अगर इधर एयर है और इधर वाटर है, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर इस मीडियम से कोई लाइट एयर से वाटर में इंसिडेंट करती है तो कुछ लाइट इसी मीडियम में लौट जाती है और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग तो रिफ्रैक्शन वाले प्रोसेस में लाइट को क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है, और रिफ्लेक्शन में क्या मिलता है, रिपल्सन मिलता है। पर यहाँ तो भैया दोनों फिनोमेना एक साथ हो रहे हैं। तो फिर न्यूटन साहब से पूछा कि भैया आखिर बताओ कि ये जब लाइट ने अपना मीडियम चेंज किया तो दूसरा मीडियम इसको अपनी तरफ खींच रहा है कि अपने से दूर भगा रहा है। तो न्यूटन साहब इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा पॉइंट, द कॉर्पुस्कुलर थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन ऑप्टिकल फिनोमेना सच एज इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। देखिए ये इसी चैप्टर में हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं, इंटरफ्रेंस को। असल में इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब एक एक करके आएंगे। अब तुमको तो शुरुआत में ही समझा दो, कोई मीनिंग नहीं है, मैं तो आपको शब्द बोल रहा हूं कि लाइट बहुत सारे फिनोमेना शो करती है, जैसे रिफ्लेक्शन भी शो होता है, रिफ्रैक्शन भी शो होता है, डिफ्रैक्शन भी एक प्रोसेस होती है, वो भी लाइट शो करती है, पोलराइजेशन भी एक प्रोसेस होती है जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया, वो भी शो करता है, इंटरफ्रेंस भी होता है लाइट में। तो ये जो तीनों फिनोमेना मैंने लिखे हैं, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये असल में वेव नेचर की वजह से एक्सप्लेन होते हैं, या वेव नेचर की वजह से फॉर्मेशन होता है इन फिनोमेना का, या लाइट का वेव नेचर इनको शो करता है। और न्यूटन साहब ने तो लाइट को क्या माना था, पार्टिकल नेचर, तो इनको एक्सप्लेन करना पॉसिबल था ही नहीं, तो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो न्यूटन साहब अब चुपचाप तो कर क्या हुए होंगे मुझे नहीं पता उस समय उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनसे जब क्वेश्चन पूछा तो उनको नहीं बता पाए। फिर दूसरा एक और खास पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब न्यूटन साहब की थ्योरी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लार्जर इन द डेंसर मीडियम। ये बहुत गलत बात बोली उन्होंने कहा कि जैसे डेंसर मीडियम है, हमें पता है डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, लेकिन न्यूटन साहब ने उल्टा बोला, बोले डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। ऐसा सही नहीं था। देन इन द रेयर मीडियम एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड रॉन्ग, और उसी समय जब एक्सपेरिमेंट किया
तो ये देखा गया कि रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा थी और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम थी। न्यूटन साहब इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब उन्होंने क्या सोच के बोला उतना सब तो यहाँ पर सोचने की जरूरत है नहीं, बस इंफॉर्मेटिव है। अब एज द पार्टिकल्स आर एमिटेड फ्रॉम द सोर्स, मास ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट शुड डिक्रीज, बट एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट मास ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि उन्होंने, क्योंकि पार्टिकल्स के ऊपर मास बोला था, जो लाइट के पार्टिकल थे, तो अगर वो सोर्स से निकल रहे हैं तो इसका मतलब धीमे धीमे तो सोर्स का मास कम होते जाना चाहिए और एक समय के बाद सोर्स को खत्म हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं था। तो इस बात को भी न्यूटन साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। न्यूटन साहब क्या क्या एक्सप्लेन कर पाए ये मैंने आपको बता दिया। ये 3 चीजों का एक्सप्लेन कर पा रहे थे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बाद इसमें सबसे खास कॉन्सेप्ट आता है वेव फ्रंट। ठीक है, अब वेव फ्रंट जो था, वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट हाइजेंस साहब ने दिया था, लेकिन उससे पहले अब यहां से थोड़ा सा मैं चीजों को कंसेप्चुअल कर देता हूं, तो आपको वेव फ्रंट का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, ये बड़ा खास है। तो वेव फ्रंट के मतलब को मैं सबसे पहले तो वेव फ्रंट क्या होता है इसको समझाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देता हूं इलेक्ट्रोस्टेट्स का, वो सब मैंने लिख रखा है, लेकिन पहले आप मेरे जो मैं एक्सप्लेन करूं उसको समझ लीजिए। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप बताइए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर होता है, अगर एक चार्ज पार्टिकल यहां होता है, ध्यान से सुनना, ये स्फीयर है, तो यहां से अगर हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चले जाएं, मान लो x के पर, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होता है बताइए, v1 अगर हम लिखें तो ये होता है KQ/x। अगर यहां भी चले जाएं तो भी पोटेंशियल कितना होता है बताइए, KQ/x। अगर इस पॉइंट पर भी हम अगर चले जाते हैं तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना होता है, KQ/x। यहाँ भी अगर हम आ जाते हैं तो पोटेंशियल कितना होता है बताइए, KQ/x। यहाँ भी कितना होता है पोटेंशियल, V = KQ/x। तो ध्यान रखना एक रिंग नहीं है, ये एक स्फीयर बनेगा। अगर एक पॉइंट चार्ज आप यहाँ रख रहे हैं तो एक सराउंडिंग में एक स्फीयर होगा जिसका रेडियस मैंने x मान लिया। तो यहां पर क्या है कि मैंने एक चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में एक स्फीयर लिया x रेडियस का, तो बताइए उस x के रेडियस में हर जगह बताइए पोटेंशियल सेम होगा। तो ये जो स्फीयर होगा ये होगा इक्विपोटेंशियल स्फीयर। क्या होगा, इक्विपोटेंशियल स्फीयर। तो यहां पर हम इक्विपोटेंशियल स्फीयर होगा, या सेल कह दो, सेल कह दो और अच्छा रहेगा, इक्विपोटेंशियल सेल। तो अगर मैं इस इक्विपोटेंशियल को आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं, मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आप आती होगी, मतलब उन पॉइंट्स का लोकस जिनका पोटेंशियल सेम है, क्या ये कह सकता हूं भाई मैं, ये उन पॉइंट्स का लोकस है जिनके सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल इस सरफेस पे क्या है, सेम। तो इट इज द locus of all points having same potential। क्या ये बात मैं कह सकता हूं, तो ये उन सभी पॉइंट्स का लोकस है जिनके पोटेंशियल क्या है, सेम। ऐसा एक स्फीयर इसके आगे भी बनेगा, थोड़ा बड़ा रेडियस का बना लिया मान लीजिए मैंने। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर सभी पॉइंट का पोटेंशियल जो है मान लीजिए V डैश है, और इसका रेडियस मान लीजिए मैंने y मान लिया, तो V डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, KQ/y। तो ये भी बताइए जो सेल होगा ये उन पॉइंट्स का लोकस होगा जिनके पोटेंशियल क्या होंगे, ये होगा KQ/y। तो ये क्या है बताइए, लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल
लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल के क्यू अपॉन वाई, और ये इन पॉइंट्स का लोकस था, ये इनर सेल बताइए किन पॉइंट्स का लोकस था, उन पॉइंट्स का लोकस था जिनके पोटेंशियल कितने थे, हैविंग सेम पोटेंशियल कितना, के क्यू वाई एक्स, ये इन पॉइंट्स का लोकस था जहां पर हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना था, के क्यू वाई एक्स, और बाहर वाले सेल में सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल कितना था, के क्यू अपॉन वाई। तो यहां पर जो मैंने लोकस को डिफाइन किया है वो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफाइन किया है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसी बात मैं नहीं बोल रहा हूं, हालांकि बोल भी सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसे भी तो बोल सकता हूं, क्या दिक्कत है बताओ, ये भी कह सकता हूं, इसी में समझा दूं मैं इस बात को। देखिए मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं, इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए मैंने यहां पे एक चार्ज लिया, यहां पे एक चार्ज लिया मैंने, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं आपको पता है इस तरीके से निकलती है, इस तरीके से निकलती है, इस तरीके से निकलती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि यहाँ पे सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मान लीजिए इसका डिस्टेंस x है और इसका डिस्टेंस y है, तो यहाँ पर बताइए मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इस पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश, के क्यू अपॉन वाई स्क्वायर। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये उन पॉइंट्स का लोकस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर कितना है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है बताइए वो इस लोकस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे और अच्छा मैं समझा पाऊंगा, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ पे बताइए हर जगह डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस सरफेस के हर जगह क्या है, परपेंडिकुलर, हर जगह क्या है, परपेंडिकुलर। इसी तरीके से आपको यहाँ पे वेव फ्रंट का फंडा समझ में आएगा, वेव फ्रंट का फंडा समझ में आएगा। बाद बाकी मैंने लिख दिया था कि अगर यहाँ पे क्यू का चार्ज है तो यहाँ पे एक स्फीयर, एक सेल बनेगी, यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल कितना होगा, V1, यहाँ पे सेल बनेगी, हर जगह पोटेंशियल V2 होगा। पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के टर्म्स में और बेहतर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इन सभी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन में अलग अलग होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के हर जगह क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर होगा, हर जगह परपेंडिकुलर होगा, हर जगह परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए सरफेस A इज इक्विपोटेंशियल एट V1, सरफेस B इज इक्विपोटेंशियल एट V2, यहाँ पर V2 का पोटेंशियल। तो लोकस ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, आप ऐसे कह सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर जगह क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है, कैसे भी सोच लीजिए आप, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में सोच लो कि ये सभी पॉइंट्स वो हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। या ये कह दो कि ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर पोटेंशियल सभी पॉइंट्स का सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकस के क्या है, लोकस के हर पॉइंट के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। अब यहां पर आता है वेव फ्रंट वाली बात। तो वेव फ्रंट भी किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी का लोकस है। पहले यहां पर इस शब्द में बड़ी दम है कि वेव फ्रंट भी किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी का लोकस है, और वो फिजिकल क्वांटिटी यहां पर होती है फेज। क्या होती है, फेज। मतलब मैं अभी बोल देता हूं कि उन सभी पॉइंट्स का लोकस जिनके फेज सेम है, बड़ी बेहतरीन बात है, उन सभी पॉइंट्स का लोकस जिनके फेज सेम है क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट कहते हैं उन सभी पॉइंट्स के लोकस जिनके फेज सेम है। अब जरा एक चीज दिमाग में रख लेना, ये गलती नहीं होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक जो वेव होती है, एक जो वेव होती है इस तरीके से, तो ध्यान रख लेना कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये A पॉइंट है, यहाँ पर ये B पॉइंट है, यहाँ पर ये C पॉइंट है,
तो समझ लेना फाई ए ज्यादा होगा, फाई बी कम होगा, फाई सी और कम होगा। मतलब जो पॉइंट पहले होता है उसका फेज ज्यादा होता है। इसको ऐसे समझो, इसको समझ में आ जाएगा यार, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो समझाऊंगा तो ही। जैसे फेज का मतलब होता है कि एक पार्टिकल को आपने ऑसिलेट कराना स्टार्ट किया, तो बेसिकली जब वो मीन पोजीशन पर होता है तो जीरो फेज लेता है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है तो फेज कितना हो जाता है π/2, फिर लौट कर आता है तो पाई, फिर नीचे जाता है तो 3π/2, फिर ऊपर आता है तो 2π। तो एक ऑसिलेशन में एक पार्टिकल कितना फेज गेन कर लेता है 2π। तो अब आप बताइए, जब आपने इस पार्टिकल को यहां से ऑसिलेट कराना शुरू किया होगा तो अभी अभी डिस्टर्बेंस यहां पहुंचा है, तो ये पार्टिकल तो बेचारा ऑसिलेट किया ही नहीं है, तो इसके पास तो फेज क्या है अभी बताइए, जीरो फेज है ना। कितना फेज है, जीरो। और ये पार्टिकल आधा ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका होगा, ये एक ऑसिलेशन कर चुका होगा। ये सब वेव्स की बातें थोड़ी बहुत आती होंगी, नहीं आती होंगी तो मेरे लिए बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक एक वेवलेंथ इसने पास करा दिया है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया होगा, तभी वो एक वेवलेंथ को अपने प्लेस से क्रॉस होने देगा। तो इसका जो फेज हो चुका है वो 2π हो चुका है, इसका फेज 4π हो चुका है। तो आप देख रहे हैं जिस जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं फेज क्या करता जा रहा है, कम होता जा रहा है, सॉरी बढ़ता जा रहा है। तो जरा एक बात दिमाग में रख लो कि जो एक वेवलेंथ होता है, एक वेवलेंथ जो होता है, ये अगर ये पार्टिकल अभी अभी ऑसिलेट करना शुरू कर रहा है तो इसका फेज होगा जीरो, और इसका फेज कितना होगा बताइए, ये आधी वेव है, आधी वेव में फेज कितना होता है, पाई का होता है। और यहां से एक ऑसिलेशन कंप्लीट जा चुका है तो फेज कितना हो चुका है बताइए, 2π हो चुका है। तो अगर मैं बहुत सारे यहाँ पे वेव्स ले लूं इसी तरीके से बेटा, इसी तरीके से बहुत सारे वेव्स ले लूं मैं, इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे वेव्स ले लूं, और एक साथ मान लो ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल सबने एक साथ ऑसिलेशन से स्टार्ट किए, एक साथ ऑसिलेशन से स्टार्ट किए, तो आप बताइए जो फेज होंगे, अगर मैं ये वाली वेव बना रहा हूं, फिर मैं यहां पर एक डिफरेंट कलर की वेव और बना ले रहा हूं, तो खुद बताइए आप, इस पार्टिकल का यहां पर भी फेज जीरो होगा, यहां पर भी इस पार्टिकल का फेज कितना होगा, पाई होगा, इस पार्टिकल का फेज भी कितना होगा बताइए, 2π होगा। यहां पर इस पार्टिकल का फेज भी कितना होगा, जीरो होगा, इस पार्टिकल का फेज भी कितना होगा, पाई होगा, इस पार्टिकल का फेज भी कितना होगा बताइए, 2π होगा। तो बताइए क्या ये सब पॉइंट सेम फेज बने, ये सब पॉइंट सेम फेज में, ये सब पॉइंट सेम फेज में, तो क्या मैं इसी को एक लोकस ऑफ जीरो फेज पॉइंट कह सकता हूं। ये क्या, लोकस ऑफ जीरो फेज पॉइंट, लोकस ऑफ फाई इक्वल टू जीरो। ये सब पॉइंट्स क्या है बताइए, लोकस ऑफ फाई इक्वल टू पाई, और ये सब पॉइंट्स क्या है बताइए, लोकस ऑफ फाई इक्वल टू 2π। तो भैया अगर मुझसे बहुत जल्दी पूछना चाहो तो यही वेव फ्रंट है। ये असल में इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं, इसको वेव फ्रंट कहते हैं। तो सेम फेज के पॉइंट्स का लोकस इज कॉल्ड फेज, सॉरी वेव फ्रंट। लेकिन ये ऐसा वेव फ्रंट है, ये ऐसा वेव फ्रंट है जिस पर लाई करने वाले सभी पॉइंट का फेज कितना है, जीरो है। ये एक ऐसा वेव फ्रंट है जिस पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का फेज कितना है, पाई है। ये एक ऐसा वेव फ्रंट है जिस पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का फेज कितना है, 2π है। मेरे हिसाब से अपनी बात को मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूं। अब ये लोकस इस पर डिपेंड करता है कि आपने पॉइंट सोर्स लिया है कि लाइन सोर्स लिया है कि प्लेन सोर्स लिया है, तीन ही तरह के हैं। ज्यादातर सवाल तो आपके पॉइंट सोर्स पर हैं, सिलेंड्रिकल सोर्स पर हैं, आगे देखेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो फेज का वेव फ्रंट का होता है वो यही होता है। ठीक है, इस बात देखिए, फॉर पॉइंट सोर्स में तीनों आपको समझा देता हूं। यहां पर मैं तीनों आपको यहां समझा देता हूं। जैसे मैं अगर फॉर पॉइंट सोर्स के लिए बात करूं तो वेव फ्रंट फॉर पॉइंट सोर्स, वेव फ्रंट फॉर पॉइंट सोर्स। देखिए पॉइंट सोर्स का मतलब क्या होता है आप बताइए। अब यहां पर मैं एक
ये मैंने मान लिया यहाँ पे, ये मैंने एक यहाँ पे सेल ले लिया, फिर से सेल, और ये मान लीजिए अब जरा इससे वेव्स निकलेंगे, तो वेव्स को जरा मैं बना देता हूं थोड़ा सा, ज्यादा गंदगी नहीं करेंगे, 2-3 ही बनाएंगे। देखिए मान ली मैं यहाँ पे एक स्फीयर छोटा और ले लेता हूं इसमें, आराम से समझो। देखिए मैं यहां पर इस तरीके से एक वेव बना रहा हूं, ये एक वेव बना रहा हूं, ये आराम से समझो। मान लीजिए इसने t=0 पर डिस्टर्बेंस स्टार्ट किया भेजना, अब वो वेव तो आगे चलती चली जाएगी, फिलहाल मैंने एक वेवलेंथ की बात कर ली है। ये माना हुआ है सोर्स के चारों तरफ मीडियम क्या है, सेम है। तो खुद बताइए ये जो अभी अभी ऑसिलेशन स्टार्ट किया तो इसका फेज कितना होगा, 0 होगा। यहां पर भी 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 फेज कितना होगा बताइए, 0 होगा। यहां पर भी फेज कितना होगा, 0 होगा। यहां पर भी फेज कितना होगा, 0 होगा। तो बताइए क्या अगर एक पॉइंट सोर्स यहां पर रखा हुआ है तो वो 3D में रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में वेव्स भेजेगा, हर डायरेक्शन में फेज भेजेगा, ऐसे मान लीजिए। तो हर डायरेक्शन में फेज उसने भेजा, तो इस समय बताइए फेज क्या है, 0। तो ये उन पॉइंट्स का लोकस है जिनके फेज क्या है, 0 है। तो ये क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ 0 फेज। तो ये एक वेव फ्रंट है, यही वेव फ्रंट हो गया बेटा, वेव फ्रंट ऑफ 0 फेज। इससे बढ़िया यार इसमें क्या समझाए, ऐसा वेव फ्रंट जिसका फेज कितना है, 0। अच्छा यहां पे जरा फेज बताइए कितना होगा, अगर इसका आधी वेव लेंथ है तो यहां पाई होगा, मैं 2-4 लिख देता हूं इसमें। यहां पर फेज कितना होगा, पाई होगा। 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 तो ये जो अंदर वाला स्फीयर मैंने लिया है ये उन पॉइंट्स का लोकस है जिनके फेज कितने हैं, पाई। तो मैं इसको ये कह सकता हूं इट इज वेव फ्रंट ऑफ फेज ऑफ पाई। ये है वेव फ्रंट, इसी को मैं वेव फ्रंट कह रहा हूं, वेव फ्रंट ऑफ फेज ऑफ पाई। ये पाई के फेज का वेव फ्रंट है। ऐसे ऐसे आगे चलते चलाओगे तो वेव फ्रंट बनते चले जाएंगे। तो फिलहाल मैं शायद अपनी बात को आपको समझाने में सक्षम हो पाया हूं कि वेव फ्रंट का क्या मतलब है। अब वो वेवलेट आगे का वेव फ्रंट वो तो बाद की बात है, अभी सब निकल के आ जाएगी। फिलहाल मेरा मतलब यह था कि वेव फ्रंट का क्या मीनिंग है, वेव फ्रंट का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स के केस में समझा दिया। अब जरा देख लीजिए इसमें सिलिंड्रिकल सोर्स के, इसी पे देखते चलिए, मैंने लिखा भी है। अच्छा एक चीज और मैं दिमाग में आपको बता देता हूं, यहां पर ये जो रेज होते हैं, रेज, ये रेज हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होते हैं, ये जरा दिमाग में सेट कर लेना। मतलब रेज क्या कह रहे हैं, इसको ये हम कह रहे हैं कि जो एनर्जी फ्लो होती है वो वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर फ्लो होती है। बिल्कुल इलेक्ट्रो से आप इसको एनालॉजी इसकी दे सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रो में इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसी तरीके से वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं एक वेव फ्रंट सोच रहा हूं मान लीजिए। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जो वेव फ्रंट होता है उसके परपेंडिकुलर ही लाइट एनर्जी का फ्लो होता है, और लाइट एनर्जी हमेशा उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है जिधर रेज चलते हैं। तो रेज क्या होता है, हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। काफी क्रूशियल पॉइंट है, इसको जरा नोट करके लिख लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ, वैसे तो एनर्जी फ्लो होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो
ऑब्लिक में रेज कर देता हूं, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन। अब यहां पर जरा स्पेरिकल वेव फ्रंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, जरा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट देख लो। अच्छा, वेव फ्रंट का नाम उसके सोर्स से आता है, जैसा सोर्स वैसा वेव फ्रंट। अगर पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स हर रेडियल डायरेक्शन में लाइट रेज को भेजेगा, हर डायरेक्शन में लाइट रेज को भेजेगा, तो जो लोकस आएगा वो स्पेरिकल आएगा, इसलिए नाम पड़ा स्पेरिकल वेव फ्रंट। अगर कोई लाइन सोर्स है, ये लाइन सोर्स है, ठीक, तो यहां पे जो वेव फ्रंट आएगा कुछ इस तरीके का आएगा। यहां पे इसको सोचिए, ये एक मैंने सिलेंडर बनाया, इस तरीके से। अब इसका जरा टॉप व्यू आप देखें, या इसमें इस तरीके से देख लीजिए, जो रेज निकलेंगे इस तरीके से निकलेंगे परपेंडिकुलर। चलिए मैं एक ही बना देता हूं। फिर से मैंने वही वाली कहानी इसमें रखी है, इस तरीके से रखा। यहां पर भी देखिए ध्यान से, इसका फेज कितना होगा, 0 होगा। इसका फेज कितना होगा, 0 होगा। इसका फेज कितना होगा, 0 होगा। देखिए इसका फेज भी इस साइड में 0 होगा, यहां भी फेज कितना होगा, 0 होगा। इसका भी फेज कितना होगा, 0 होगा। यही नहीं, जो वेव इधर जा रहे होंगे या इधर जा रहे होंगे या इधर जा रहे होंगे, इन सबके फेज कितने होंगे बताइए, 0 होंगे। इन सबके फेज कितने होंगे, 0 होंगे। इन सबके फेज कितने होंगे, 0 होंगे। यहाँ पर भी फेज, यहाँ पर भी फेज 0 होगा, यहाँ पर भी फेज 0 होगा, यहाँ पर भी फेज 0 होगा। इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से एक सिलेंडर बनेगा। इन सभी पॉइंट्स के फेज 0 होंगे बेटा, इन सभी पॉइंट्स के फेज 0 होंगे, 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 सभी पॉइंट्स के फेज 0 होंगे। तो बताइए ये क्या हो गया, ये बार वाला सिलेंडर, लोकस ऑफ, लोकस या वेव फ्रंट ही कहो, तो आ गया तुमको कहना। तो वेव फ्रंट ऑफ, वेव फ्रंट ऑफ 0 फेज, वेव फ्रंट ऑफ 0 फेज। अब यहां पर जरा बताइए फेज कितना होगा, ये पाई होगा, यहां पर भी कितना होगा, पाई होगा। तो बताइए इनर सिलेंडर होगा, ये हो जाएगा वेव फ्रंट ऑफ पाई फेज। ये ऐसा वेव फ्रंट होगा, इसका फेज पाई होगा। तो ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है। ये क्या है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट मेनली क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये मैंने स्पेरिकल बनाया था, पर जरूरत नहीं पड़ी, आपको पूरा समझा दिया। प्लेन वेव फ्रंट में क्या होता है बेसिकली, ये मैंने सिलेंड्रिकल समझाया था। प्लेन बेसिकली क्या होता है, जैसे सन होता है, बहुत बड़ा होता है,
तो इससे जब आप दूर से देखेंगे, बहुत दूर से, तो लाइट रेज लगभग पैरेलल हो जाते हैं। लाइट रेज क्या हो जाते हैं? लगभग पैरेलल। बहुत दूर से देखेंगे, फार डिस्टेंस, यहां पर ये आई है। तो ये जो वेव फ्रंट होते हैं इस तरीके से, इस पे आप कितने भी पॉइंट ले लो, कितने भी पॉइंट्स, सभी पॉइंट का मान लो फाई नॉट है या फाई 1 कह दो, सभी पॉइंट्स का फेज कितना होगा? फाई 1 होगा, फाई 1 होगा, फाई 1, फाई 1, फाई 1। ऐसे ही यहाँ पे जो वेव फ्रंट होगा, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी का फेज कितना होगा? फाई 2 होगा, फाई 2 होगा, फाई 2 होगा। तो जो पैरेलल बीम होती है, पैरेलल बीम, पैरेलल बीम ट्रेवल्स विद प्लेन वेव फ्रंट्स। तो पैरेलल बीम में वेव फ्रंट्स होते हैं पैरेलल। पैरेलल बीम में क्या होते हैं? वेव फ्रंट पैरेलल होते हैं। पैरेलल बीम में वेव फ्रंट होते हैं पैरेलल। इसको हटा देता हूं मैं। देखो, अगर कोई भी बीम इस तरीके से आ रही है, तो एक रे 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 इस तरीके से आ रही है, तो अब जो वेव फ्रंट होंगे इसके परपेंडिकुलर आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये वेव फ्रंट। तो ये सब वेव फ्रंट है। हाँ, एक बात दिमाग में रख लेना कि अगर इसका फेज फाई 1 होगा, इसका फेज फाई 2 होगा, इसका फेज फाई 3 होगा, इसका फेज फाई 4 होगा। अच्छा, अब ये 2-4 बीम की जरूरत नहीं है, एक से ही काम हो जाता है। हमने तो पूरा वेव फ्रंट समझा दिया। जैसे इस वेव फ्रंट पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का फेज कितना होगा? फाई 1 होगा। इस वेव फ्रंट पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का फेज कितना होगा? फाई 2 होगा। इस वेव फ्रंट पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का फेज कितना होगा? फाई 3 होगा। इस वेव फ्रंट पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का फेज फाई 4 होगा। और ध्यान रखना, ये जो फाई 1 होगा वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि सबसे बाद में ऑसिलेशंस यहीं पे स्टार्ट होंगे। फाई 1 लेस देन फाई 2, लेस देन फाई 3, लेस देन फाई 4। तो जैसे जैसे आगे जाते हैं फेज क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ठीक है, अब मैं कुछ शेप ड्रॉ करता हूं वेव फ्रंट की। जरा कुछ शेप ड्रॉ करता हूं वेव फ्रंट की, कुछ वेव फ्रंट की शेप ड्रॉ करता हूं। कुछ वेव फ्रंट की शेप ड्रॉ करता हूं बेटा मैं। अब मैं पैरेलल वेव फ्रंट की शेप ड्रॉ करता हूं। पैरेलल वेव फ्रंट की शेप, पैरेलल वेव फ्रंट इन रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। इस पे सवाल आए, अब आपको समझ में आने लगेगा। वेवलेट वगैरह का फंडा मैं अभी आपको सब समझाऊंगा। पहले मैं वेव फ्रंट को लेके बात करना चाहता हूं, जितनी मैंने आपको जानकारी दी है। तो बताइए आप क्या देखते हैं? अगर यहाँ पर एयर ले लेते हैं हम, और यहाँ पे म्यू ले लेते हैं, और कोई रे इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से रे आ रही है, यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने। तो जब ये रे इस मीडियम में जाएगी, दूसरे में, तो इधर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट की शेप है वो मैटर करेगी, उस पर जरा ध्यान दे लेना। जो वेव फ्रंट की शेप होगी वो कैसी होगी? तो देखिए वो होगी इसके परपेंडिकुलर, ये वेव फ्रंट की शेप होगी। और यहाँ पे जो ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होंगे उनकी शेप होगी, देखिए इस तरीके से। ये ध्यान देने वाली बात, वेव के परपेंडिकुलर।
तो ये बताइए, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये क्या है बेटा? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और इनको क्या कहेंगे? सबको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो इस शेप का आएगा। अगर हम यहां पर फेज की बात करें तो अगर इसका फेज φ1 है, इसका फेज φ2 है, इसका फेज φ3 है, इसका फेज φ4 है, इसका फेज φ5 है, इसका फेज φ6 है। और अब मान लीजिए, तो अब बताइए क्या होगा? φ1 ग्रेटर देन φ2 ग्रेटर देन φ3 ग्रेटर देन φ4 ग्रेटर देन φ5 ग्रेटर देन φ6। क्लियर है? लेकिन अगर एक ही वेव फ्रंट पर, जैसे एक वेव फ्रंट ये आया और इंसिडेंट रे आई और इस तरीके से इस मीडियम में चली गई, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब थोड़ा सा स्पीड में बनाने लगोगे, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो अगर मान लिए इसका फेज φ1 है, इसका फेज φ2 है, तो φ1 इक्वल टू क्या होगा? φ2 होगा। और φ1 माइनस φ2 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि एक वेव फ्रंट पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का फेज क्या होता है? सेम होता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर हम φ3 ले लें, यहाँ पर हम φ4 ले लें, तो अभी भी बताइए φ3 इक्वल टू क्या होगा? φ4 होगा। एक वेव फ्रंट पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का फेज क्या होता है? सेम होता है। एक वेव फ्रंट पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का फेज क्या होता है? सेम होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। आगे जाने पे फेज घटता है, ये दिमाग में रहना चाहिए। फेज किस तरीके से रिफ्रैक्शन में अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये दिमाग में रहना चाहिए। इस पर क्वेश्चंस आए भैया। और एक चीज दिमाग में रख लीजिए, इस तरीके से रे आ रही है, इस तरीके से निकल गई और ये वेव फ्रंट आ रहा है पैरेलल, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर φ1 का फेज है, यहाँ पर φ2 का फेज है, यहाँ पर φ3 का फेज है, यहाँ पर φ4 का फेज है, तो ये तो क्लियर है कि φ1 इक्वल टू φ4, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और φ3 इक्वल टू φ2, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फेज डिफरेंस यहाँ होगा वही फेज डिफरेंस यहाँ होगा। मतलब एक वेव फ्रंट और दूसरे वेव फ्रंट के बीच में के सभी पॉइंट्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन different wave fronts is same। कहने का मतलब यह है कि अगर हम φ1 माइनस φ2 करेंगे तो ये वही फेज डिफरेंस आएगा जो हम φ4 माइनस φ3 करेंगे। हाँ ध्यान रखना, φ1 ज्यादा होगा φ2 से, तो φ1 माइनस φ2 और यहाँ φ4 माइनस φ3 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मान लो इसका फेज A है, इसका B है, इसका C है, इसका D है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस भी A माइनस बी लिख सकते हैं इक्वल टू यहाँ पे डिफरेंस भी कितना लिख सकते हैं? B माइनस सी। एक ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कुछ वेव फ्रंट में जरा और बनाता हूं शेप। मतलब कई बार हमको रे पता लग जाती है आसानी से और उसके आधार पर हम वेव फ्रंट का शेप फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके आधार पर हम वेव फ्रंट का शेप फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंसेप्ट और जरा समझो। जैसे मान लीजिए मैंने इस तरीके का एक शेप ले लिया, बहुत ध्यान से सुनना, इस तरीके का शेप ले लिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो पहले तो मैं आपको इसको मैं यहां पर अलग से समझा देता हूं। ये मीडियम है, तो मीडियम में आपको पता है अगर इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो आप इतना जानते हैं
कि जो वेव स्पीड हो जाती है वो हो जाती है c/μ, और लेट म्यू की वैल्यू 2 है तो वेव स्पीड हो जाएगी c/2। तो अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या होगा, जैसे यहां पे एयर है, इधर हमने एयर मान लिया, तो यहां पे अगर वेवलेंथ की बात करें तो अगर ये लैम्डा नॉट का वेवलेंथ है तो यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी क्योंकि वो तो सोर्स की प्रॉपर्टी है। तो ऑसिलेशंस तो 1 सेकंड में उतने ही होंगे जितने एयर में होंगे उतने ही मीडियम में होंगे, लेकिन जैसे ही वेव मीडियम में जाएगी, बताइए वेव स्पीड कम हो जाएगी। जब वेव स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा, यहां पर वेव स्पीड कम हो जाएगी यहां पर इस तरीके से, तो ये जो वेवलेंथ होगा ये यहां पे इतने ही हिस्से में कंप्लीट हो जाएगा, इतने हिस्से में कंप्लीट हो जाएगा, इतने में, मतलब यहां पे 2 वेवलेंथ आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा λ0/2 और ये हो जाएगा ये वेवलेंथ, यहां पे हो जाएगा लैम्डा और यहां पर हो जाएगा लैम्डा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए v = फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में सेम होगा v/λ। तो पहले मीडियम में बताइए वेव स्पीड कितना है c और वेवलेंथ कितना है λ0। दूसरे मीडियम में जो वेव स्पीड है वो है c/2 और वेवलेंथ लैम्डा। तो बताइए लैम्डा की जो वैल्यू आ जाती है ये आ जाती है λ0/2। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ हो गया वो λ0/2 हो गया। अगर ये लेंथ यहाँ से डिस्टेंस मैंने λ0 लिया है तो ये कितना होगा, 2λ होगा। तो वेवलेंथ कम हो गई। तो वेवलेंथ कम हो गई तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस, यहाँ पे अगर फेज डिफरेंस λ0 में पाई का आएगा तो यहाँ पर वो λ0/2 में ही पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। और वेव फ्रंट के लिए फेज डिफरेंस होना जरूरी है। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपने वेव्स को भेजा तो यहां तक तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि एक वेव यहां से ऐसे गई, एक वेव यहां से भी ऐसे गई, लेकिन यहां पर क्या होगा कि अब यहां पे वेवलेंथ हो जाएगा कम इस मीडियम में, और यहां पर ये काफी देर तक चलता रहेगा। तो आप बताइए यहां पे जो फेज होगा, यहां पे जो फेज होगा, मान लीजिए सेम फेज है, लेकिन यहां पर तो ये कई साइकिल कंप्लीट कर चुका है, तो यहां पे फेज क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे फेज क्या होगा, कम होगा। या ये कहिए कि अगर यहाँ पे फेज आप सेम मार रहे हैं तो यहाँ पे जो फेज कम होगा और यहाँ पे फेज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब ये सेम फेज में पॉइंट्स नहीं होंगे, अब ये दोनों पॉइंट्स सेम फेज में नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर सेम फेज मेंटेन करने के लिए जो वेव फ्रंट का शेप है वो हमें बनाना होगा। तो अब यहाँ पर हमको लाइट की बेंडिंग करनी पड़ती है। लाइट की क्या करनी पड़ती है, बेंडिंग करनी पड़ती है, जैसा प्लेन सरफेस के केस में भी देखा था। तो इस ऐसे केसेस में वेव फ्रंट का शेप फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली रिफ्रैक्शन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आसानी से निकल आता है। तो ये रे तो मान लीजिए सीधी गई और यहाँ पे ये जो रे होगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी। अब एक तरह से पॉइंट सोर्स का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, पॉइंट। तो जो वेव फ्रंट होंगे, बताइए यहाँ पे वेव फ्रंट कैसे जनरेट होंगे, कुछ इस तरीके से जनरेट होंगे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट तो बताइए रे के क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ऐसे वेव फ्रंट आएंगे, वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से आएंगे, ऐसे वेव फ्रंट आएंगे। अगर इसका फेज φ1 होगा, इसका फेज φ2 होगा, इसका फेज φ3 होगा। और तो ये हो गए आपके स्पेरिकल वेव फ्रंट्स, स्पेरिकल वेव फ्रंट्स। और ये कैसे वेव फ्रंट होंगे, प्लेन वेव फ्रंट। ये हो गए प्लेन वेव फ्रंट। अभी मैंने एक सेकेंडरी वेवलेट का कोई कंसेप्ट आपको नहीं बताया है, मैं फिलहाल आपको केवल वेव फ्रंट की जानकारी दे रहा हूं कि वेव फ्रंट किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके से अगर एक डाइवर्जिंग लेंस होता, डाइवर्जिंग लेंस होता और मान लीजिए इस पर मैंने फिर से एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया, तो ये प्लेन वेव फ्रंट, तो इन सभी पॉइंट्स के फेज सेम φ1, इन सभी पॉइंट्स के फेज सेम
φ2। तो अब यहाँ पे रेज की डाइवर्जिंग होगी, तो अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो वेव फ्रंट होगा आप इसको सोर्स मानते हुए, पॉइंट सोर्स मानते हुए यहाँ पे डिफरेंट वेव फ्रंट को आप ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से, ये वेव फ्रंट होंगे। तो इस पॉइंट का जो फेज होगा सेम होगा, φ3 मान लीजिए, यहाँ भी φ3 होगा, यहाँ भी φ3 होगा। मेरे हिसाब से यार बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। यहाँ भी φ4 होगा, यहाँ भी φ4 होगा। तो आप कई बार वेव फ्रंट से डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, कई बार डायरेक्शन ऑफ रेज के प्रोपोगेशन से वेव फ्रंट का शेप फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन की हम बात करें, इन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में जरा समझिए कि अगर मान लीजिए कौन के मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है और फिर से मैंने प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। अब आपको पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से रेज यहां पर आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, इंसिडेंट वेव फ्रंट तो ये है, ये तो कौन सा वेव फ्रंट है बेटा, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब देखो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इंसिडेंट रेज के परपेंडिकुलर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इनके फेस सेम आएंगे, इनके फेस सेम आएंगे। तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो आप रेज को देख के इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक यहां पे कंसेप्ट और लिख लीजिए, बाद बाकी तो वेव्स वाले चैप्टर में प्रूव होता है। जैसे ये कोई मिरर है और यहां पे इस तरीके से रे आ रही है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब मान लीजिए रिफ्लेक्शन के बाद रेज इस तरीके से चले जाते हैं, मान लीजिए ऐसे ही चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो रिफ्लेक्शन से जस्ट पहले अगर इस पॉइंट का फेज φ0 है तो रिफ्लेक्शन के तुरंत बाद इस फेज का फेज होगा φ0 प्लस पाई। ऐसे ही अगर इसका फेज यहां पर ये φ1 है तो इस रिफ्लेक्शन के तुरंत बाद होगा φ1 प्लस पाई। कहने का मतलब यह है कि रिफ्लेक्शन के दौरान अगर वेव ट्रांसवर्स होती है, हम लाइट वेव की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्स वेव्स में रिफ्लेक्शन के तुरंत बाद एक फेज चेंज ऑफ पाई हो जाता है और एक्स्ट्रा फेज मिलता है। मतलब चेंज में तो दोनों ही बातें हैं कि घट सकता है कि बढ़ सकता है, लेकिन अगर इस पॉइंट का φ0 का फेज है तो इस रिफ्लेक्टेड पॉइंट का जो फेज होगा ये होगा φ0 प्लस पाई, φ0 प्लस पाई। इस पर बेस्ड में वेव फ्रंट के शेप पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं पहले। जैसे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा देता हूं आपको मैं। ये देखिए, जैसे ये इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, आपको मजा आ जाएगा करके। वेव फ्रंट, अभी मैंने सेकेंडरी वेवलेट और कैसे वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है वो कुछ नहीं बताया। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने वेव फ्रंट क्या होता है ये बताया है, और आप पहले इस पर आए हुए क्वेश्चंस को कर लीजिए, फिर मैं आगे के कॉन्सेप्ट पर आता हूं। वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन एन इंटरफेस बिटवीन द मीन, ये सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, मैं लिख नहीं पाया हूं इसमें कौन सी ईयर का है, लेकिन सब एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन एन इंटरफेस बिटवीन द मीडियम आर शोन इन द फिगर, द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स विल बी एज शोन। अब इनमें से आपको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बताना है। कहने का मतलब ये एक इंटरफेस है,
ये एक इंटरफेस है, ये इंटरफेस है। और ये जो वेवफ्रंट आ रहा है, ये जो वेवफ्रंट आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है बेटा। कितना एंगल बना रहा है? 45 का। ये वेवफ्रंट इंसिडेंट, तो ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है भैया। आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत बढ़िया सवाल है, तभी होंगे। ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है। तो अब मुझे पता है कि अगर ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है तो जो इंसिडेंट रे रही होगी वो तो इसके परपेंडिकुलर रही होगी, उसको आप कहीं भी इंसिडेंट करा दो, यहां करा दो, और ये इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? नॉर्मल। ठीक। और ऑप्टिक्स में एंगल जो होता है वो हमेशा नॉर्मल के साथ ही मेजर होता है, तो ये थीटा। अब आप बताइए, ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया हुआ है और ये वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये 90 होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो वेव फ्रंट आ रहा है ये कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है? 45 पर। तो बताइए, जो रिफ्रैक्शन के बाद रे जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद जो रे जाएगी वो कौन सी वाली जाएगी बताइए? अब ये जा रहा, ये मीडियम है म्यू बराबर √2 का, ये मीडियम है म्यू बराबर √2 का, और इधर था एयर। तो ये रेयर से डेंसर किधर मुड़ेगी बताइए? बेंडिंग किधर होगी? बेंडिंग हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, तो नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हो गई। तो बताइए, जो वेव फ्रंट होगा वो किस तरीके का हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट विल बी लाइक दिस, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट विल बी लाइक दिस। बहुत आसानी से क्लियर हो जाना चाहिए, इस तरीके से होगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकते दोनों। तो अब आप इसके एंगल को देख लीजिए, एंगल बड़े आसानी से दिख जाएगा आपको। आप इस आर को निकाल लीजिए, आर को, अगर ये आर होगा तो ये होगा 90 माइनस आर, तो ये भी क्या होगा फिर? आर होगा। क्या होगा? ये एंगल कितना है बताइए? 90 डिग्री। या इसमें आप देख लो, ठीक है, कोई नहीं, वो ठीक है, ये भी आर ही होगा, यहाँ पे आर होगा। तो स्नेल्स लॉ लगा के आप इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड आउट कर लो। तो क्या होता है स्नेल्स लॉ? μ1 साइन आई साइन θ1 इक्वल टू μ2 साइन ऑफ θ2। तो μ1 की वैल्यू हवा दी हुई है, एयर, साइन थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, साइन ऑफ 45, μ2 का मतलब दिया हुआ है बेटा √2, और साइन ऑफ आर यह आ जाएगा 1/√2 इक्वल टू √2 साइन ऑफ आर। यहां से आ जाता है साइन आर इक्वल टू 1/2, तो आर इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के साथ इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। कितना बढ़िया सवाल है, देख लीजिए। अभी मैंने कुछ नहीं बताया, बस मैंने आपको वेव फ्रंट के शेप बताए कि वेव फ्रंट किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पहले कराए दे रहा हूं। और देखिए क्वेश्चन वेव फ्रंट पर आधारित, ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए। अब की बार क्या है कि वेव फ्रंट के बीच की डिस्टेंस दी है, ये कौन सा वेव फ्रंट है? ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये दोनों, ये भी वेव फ्रंट रिफ्रैक्टेड ही है, और ये है, और ये कौन सा है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो थोड़ी ज्योमेट्री लगेगी और क्या, बाद बाकी स्नेल्स लॉ लगेगा। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट के बीच का जो गैप है वो 2 मीटर दिया है, सेम वेव फ्रंट, और वही वेव फ्रंट जब रिफ्लेक्ट कर जाते हैं तो उनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर दिया है, इतना दिया है। चलिए कर लेते हैं भाई। ये मान लीजिए इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, यहां पे इस तरीके से वेव फ्रंट आ रहा है, ये ले लीजिए। ये जो डिस्टेंस है वो आप ये नॉर्मल ले लीजिए,
ये नॉर्मल से, तो ये जो रेज बेंड करेंगे, ये मीडियम दिया हुआ है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू रहा होगा, तो ये रिएक्टिव डेंसर इधर बेंड कर जाएंगे, इधर बेंड कर जाएंगे। बात क्लियर हो गई? इधर बेंड कर जाएंगे। तो अब इसके नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए लाइन। ये और इसके नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए लाइन। ये तो ये डिस्टेंस आपको यहां से यहां तक कितनी दी है? 2 मीटर दी है, और ये जो डिस्टेंस दी है वो 1 मीटर दी है। तो अब थोड़ी ज्योमेट्री समझ लो। अगर ये थीटा होता है तो ये होता है 90 माइनस थीटा, तो ये होता है यहाँ थीटा, तो ये भी क्या बनता है? थीटा बनता है। अगर यहाँ पर ये एंगल आर होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये होता है 90 माइनस आर, और ये होता है फिर आर। और आप ए से बी के डिस्टेंस को कुछ डी ले लो, या ए से बी को कुछ आप एक्स ले लो। तो लगाना तो स्नेल्स लॉ ही है। अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इधर एयर है, शायद आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछा है। सर्टेन प्लेन वेव फ्रंट आर शोन इन फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक ज्योमेट्री से साइन थीटा लिख लो। बताइए साइन थीटा को क्या लिखोगे? साइन थीटा लिखा जाएगा, साइन थीटा से काम नहीं चलेगा क्या? साइन थीटा से काम नहीं चलेगा क्या? कॉस थीटा से काम चल रहा है? साइन आर से तो काम चल रहा है। ये एंगल गलत लिख दिया मैंने, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल गलत लिख दिया, ये एंगल गलत लिख दिया। ये तो सही है, आर होगा, लेकिन ये थीटा होगा। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 2/x, क्योंकि ए से बी को क्या माना मैंने? x। और साइन आर कितना हो जाएगा बेटा? साइन आर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये ए भी आ जाएगा, तो साइन आर आ जाएगा 1/x। अब स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू म्यू साइन ऑफ आर। तो 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है बताइए? 2/x इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 1/x, x से x मर गया, तो म्यू बराबर 2 आ गया, तो म्यू बराबर 2 पहला ऑप्शन हो गया। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? म्यू बराबर 2 हो गया। और कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, ये मैंने करा दिया आपको तीनों। एक देखिए, ये जेई एडवांस में काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आया है, इसको भी देख लीजिए, इसको देख लीजिए। जेई एडवांस का है बेटा, 2007, ये एडवांस का है। ठीक, फिगर सोज सरफेस एक्स वाई, ये सरफेस एक्स वाई दिया हुआ है। और कोई, ठीक है मैं अभी समझा देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ये सरफेस एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई सरफेस दिया हुआ है। ये मीडियम 1 है, इसको μ1 से रिप्रेजेंट कर दो सीधे सीधे, और ये मीडियम μ2 है। ठीक है, ये मीडियम μ1 है, ये मीडियम μ2 है। अब कह रहा है सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियम 1 एंड मीडियम 2 द लाइंस ए बी, ये ए बी है, ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट ऑफ द लाइट वेव ट्रेवलिंग इन मीडियम। ये देखिए वेव फ्रंट दिए हुए हैं भैया आपको, ये वेव फ्रंट दिया हुआ है आपको, ये वेव फ्रंट को जिस तरीके से दिया हुआ है, तो जो रे आ रही होगी इंसिडेंट, वो इस तरीके से आ रही होगी, इंसिडेंट रे को जिस तरीके से आ रही होगी इसके परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये नॉर्मल, उसी तरीके से कहानी। ये वेव फ्रंट इस तरीके से, इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही होंगी, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और इन पॉइंट्स के नाम दिए हुए आपको ए,
इस पॉइंट का नाम दिया बी, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने मान लिया सी, और इस पॉइंट का नाम मान लो डी, या कहीं भी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। और जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है बेटा आपको, क्योंकि जो रे होगी वो इस तरीके से मुड़ेगी, तो इसके परपेंडिकुलर आपको लेना पड़ेगा। ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्लियर है। और ये आपको पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट पे, ये पॉइंट दिया है एफ, और ये पॉइंट दिया हुआ है आपको ई, ये पॉइंट दिया हुआ है एच, और ये पॉइंट दिया हुआ है आपको जी, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स एज पैरेलल बीम इन ईच मीडियम, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वेव फ्रंट पैरेलल है तो इंसिडेंट रे भी क्या रही होंगी, पैरेलल ही रही होंगी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, पैरेलल इन ईच मीडियम। कन्वर्जेंट बीम इन मीडियम नहीं, डाइवर्जेंट बीम नहीं, डाइवर्जेंट बीम नहीं, बहुत आसान हो गया। एडवांस का क्वेश्चन है, आप देख लो, कहीं से भी कठिन हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वेव फ्रंट पर ही है केवल। अभी मैंने कोई वेवलेट वगैरह का फंडा नहीं बताया है, केवल वेव फ्रंट समझाया कि व्हाट इज वेव फ्रंट, व्हाट इज वेव फ्रंट। इसके बाद देखिए इसके दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फेज ऑफ लाइट ट्रेवल्स लाइट वेव्स एट सी डी ई आर फाई सी फाई डी फाई ई फाई एफ, इन सब पॉइंट्स के फेज दिए हुए, ठीक है। और फाई सी और फाई एफ, फाई सी और फाई एफ मतलब इनके फेज अलग अलग हैं, ठीक है, ये दिमाग में रहना चाहिए, इन दोनों के फेज अलग अलग हैं, होंगे भी अलग अलग। अगर भाई एक समय पर कोई फोटो खींच के दी गई है तो दो अलग अलग वेव फ्रंट के फेज तो अलग अलग ही होंगे ना। अब इसमें पूछ क्या रहा है, अब ये कह रहा है कि फाई सी कैन नॉट बी इक्वल टू फाई डी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को बना देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम बनाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे बोर्ड में वो सुविधा नहीं है कॉपी करने वाली, इनके नाम में कर देता हूँ, एक मिनट बस। या उसी से देख के लिख देता हूं, ये दिया है ए बी सी डी, ये दिया, अरे यार, ए बी सी डी, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, ये डी दिया है, और ये ई एफ जी एच, ये ई है, ये एफ, ये जी, ये एच, ठीक। अब कह रहा है फाई सी कैन नॉट बी इक्वल टू फाई डी, तो फाई सी कैन नॉट बी इक्वल टू फाई डी, ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो इक्वल होंगे ना, फाई सी इक्वल टू फाई डी होंगे बराबर। फाई डी कैन नॉट बी इक्वल टू फाई ई, फाई डी कैन बी इक्वल टू फाई ना, ई और डी के ना, फाई डी नॉट इक्वल टू फाई ई, जबकि इसमें क्या कैन बी इक्वल टू, ये भी गलत हो गया। फाई डी माइनस फाई ई, मैंने करेक्शन किया है, ये ई है बेसिकली, फाई डी माइनस फाई ई, तो फाई डी माइनस फाई ई, तो देखो डी और ये ई है, तो यहां पर क्या होगा, फाई डी माइनस फाई ई इक्वल टू क्या लिखा है, फाई सी माइनस फाई ई, फाई सी माइनस फाई, यही तो मैंने बताया था कि दो वेव फ्रंट के बीच में फेज डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो जो फाई डी और ई, देखो फाई डी और फाई ई, तो जो फेज ई का होगा वही एफ का होगा, और ई और एफ और डी के बीच में जो फेज होगा वही डी और ई के बीच में फेज होगा। तो फाई डी माइनस फाई ई और फाई सी माइनस फाई ई दोनों क्या होंगे फेज, ये इनके बीच में फेज डिफरेंस ले लो या यहाँ फेज डिफरेंस ले लो, बात एक ही है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फाई डी माइनस फाई सी, अब इनमें तो कोई फेज डिफरेंस होगा ही नहीं, तो फाई डी अगर लिखना भी हो तो फाई सी इक्वल टू 0 होगा, और फाई एफ माइनस फाई ई, फाई एफ माइनस फाई ई ये भी क्या होगा, 0 होगा, फाई एफ माइनस फाई ई ये भी क्या होगा, 0 होगा। इज नॉट, तो ये क्या होंगे बताइए, दोनों इक्वल हो जाएंगे फिर से, क्योंकि दोनों ही डिफरेंस 0 है। तो फाई डी माइनस फाई इक्वल टू फाई एफ माइनस फाई ई, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए कितना स्मार्ट क्वेश्चन, केवल आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए,
कि आखिर हम वेव फ्रंट में फेज का कंसेप्ट क्या है, वेव फ्रंट में फेज का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इज, अब देखिए यहां पे किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, तो वेव फ्रंट की शक्ल देख के समझ में आ जाएगा। जो वेव फ्रंट दिखाया गया है वो कैसा दिखाया गया बताइए, इस तरीके का दिखाया गया है भाई। यहां पे देखिए ये मान लो रे इस तरीके से आ रही है और अब इसके परपेंडिकुलर इसको जानना होगा, तो ये किधर बेंड कर गई बताइए, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, और नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई तो वो तभी होगी जब ये म्यू की, अगर यहाँ μ2 है और यहाँ पे μ1 है तो μ2 ग्रेटर देन क्या होगा μ1, तो दूसरे मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो पहले वाले मीडियम से क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो पहले वाले मीडियम से क्या होगी, कम होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ये गलत हो गया। लार्जर इन मीडियम 1, हाँ ये सही हो गया, ये सही हो गया, क्योंकि पहले वाले मीडियम में ज्यादा होगी, क्योंकि दूसरा मीडियम डेंसर है। लार्जर इन मीडियम 2 देन इन मीडियम 1, ये भी सही हो गया। ठीक, दो ऑप्शन हो गए। डिफरेंट एट बी एंड डी, डिफरेंट एट बी एंड डी, बी एंड डी क्या है भैया, बी एंड डी, बी और डी, बी और डी पे तो स्पीड सेम ही होगी क्यों, सेम मीडियम में, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। डिफरेंट एट बी एंड डी, ये भी गलत हो गया, सेम होगी। लार्जर इन मीडियम 1, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से सिंगल चॉइस ही था, तो इसमें शायद थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है लिखने में, जहां तक मेरा आइडिया है। यहाँ पे लिखा हुआ लार्जर इन मीडियम 1, ये गलत हो गया ना, क्योंकि लार्जर नहीं होगी, मीडियम 2 में कम होगी, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। सही है, एक ही सिंगल चॉइस है भाई। मीडियम 2 डेंसर है ना, तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी ना। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, और देखो कोई एक ये सवाल भी देख लीजिए, काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए। वेव फ्रंट का ही कंसेप्ट के एक सवाल करा रहा हूँ भैया अभी मैं आपको। फिगर शोज प्लेन वेव रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल ABCDER लेंथ ऑन द डायग्राम। सब डायग्राम में जो लेंथ दी है कि ये AB की लेंथ A है, A से N की C है, B N B है, AMD है, MN E है, ये सब आपको लेंथ दी हुई है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, आपको दूसरे वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करनी है। तो भैया मैं डायग्राम देखो बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ। अरे यार लो, सेव से बना, ठीक, अब ठीक है, ठीक है। तो कुछ यानी एक वेव बना लीजिए आप, कोई एक, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्रैक्टेड हो गई, ठीक। दूसरी आप ये बना लीजिए, ये नॉर्मल, एक ही कलर से बना देता हूं, कौन जितना टाइम लेगा। ये अब दूसरा कलर यूज कर लेता हूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये यहां से दिया हुआ है नॉर्मल, और ये यहां से नॉर्मल दिया हुआ है। ये डायग्राम थोड़ा बड़ा करके मैंने समझा दिया बेटा। यहां पे ये इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्रैक्टेड है, ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और ये दिया हुआ है इंसिडेंट वेव फ्रंट। बात बाकी वही स्नेल्स लॉ लगाना है। तो यहां पे जरा देखिए कि अगर यहां पे ये θ1 है, या तो यहां पर ये θ2, ये θ1 तो ये होता है 90 माइनस θ1, तो ये θ1 होता है, यहाँ पर ये θ2 होता है, तो यहाँ पर ये 90 माइनस θ2 होता है, तो यहाँ पर ये θ2 होता है। अब देखिए ये जो आपको डिफरेंट लेंथ दिए हुए हैं, ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है, ये यहाँ पे आपको D दिया हुआ है, और ये आपको E दिया हुआ है। तो लगाना तो यही है भाई आपको, एयर और इधर म्यू, तो 1 साइन I θ1 इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ θ2। अब बताइए साइन θ1 ज्योमेट्री से बताइए साइन θ1 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 1 इंटू बी अपॉन सी इक्वल टू म्यू टाइम्स
साइन थीटा टू बताइए क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये एंगल क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री, और ये आपको डी दिया हुआ है, डी डिवाइडेड बाई, और ये आपको क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ये सी से सी मर गया तो म्यू बराबर आ गया, बहुत बढ़िया, बी अपॉन डी, तो म्यू अपॉन बी अपॉन डी आ गया, तो इसका ऑप्शन सी हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको वेव फ्रंट पे कराए मैंने, कि वेव फ्रंट में किस तरीके से फेज वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये आपने कई क्वेश्चंस में देखा। तो अब आप लोगों ने ये देख लिया कि वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से। अब वो जो हाइजन का वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, बहुत आसान है, एकदम समझ जाओगे। तो इसमें हेडिंग लगा लीजिए, मैंने लिख दिया हाइजेंस वेव थ्योरी, हाइजन की जो वेव थ्योरी। तो वेव फ्रंट का फंडा तो क्लियर कर दिया कि वेव फ्रंट क्या होता है। अब उस वेव फ्रंट के आधार पर हम, एक वेव फ्रंट पता है तो दूसरा वेव फ्रंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हाइजन ने कुछ बातें बताई। तो मैं पहले आपको कुछ बातें बता देता हूं। देखिए, जैसे एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में बहुत सारे पार्टिकल हैं, यहीं से बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ये पार्टिकल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ध्यान रखना, पार्टिकल 1 वही ऑसिलेशन करेगा जो पार्टिकल 2 ने किए होंगे, और पार्टिकल 2 वही ऑसिलेशन करेगा जो पार्टिकल 3 ने किए होंगे, और पार्टिकल 3 वही ऑसिलेशन करेगा जो पार्टिकल 4 ने किए होंगे, और पार्टिकल 4 वही ऑसिलेशन करेगा जो पार्टिकल 5 ने किए होंगे। कहने का मतलब पार्टिकल 1 का सोर्स 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, और 4 का 5। बस इसी से अब आपको हाइजन का जो वेवलेट वाला कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर ऐसी बंद कर दो बेटा, आपको हाइजन का वेवलेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2-3 मैंने पॉइंट लिखे हैं, जरा ये समझ लो। देखिए, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट वाइब्रेट इन सेम फेज विद सेम फ्रीक्वेंसी, ये बहुत अच्छे से बता दिया मैंने आपको, इतने सारे सवाल करा दिए। लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, ये बिल्कुल सही है। ये जो लाइट प्रोपोगेट करती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट प्रोपोगेट करती है। रे का फंडा तो आपका मनगढ़ंत है, हाइपोथेटिकल है, कि जो एनर्जी का फ्लो है उसके डायरेक्शन में हम रे को मानते हैं, और एनर्जी का फ्लो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है ऐसा मानते हैं। पर रे नाम की कोई चीज नहीं होती है, होता एक्चुअली में वेव फ्रंट ही है, होता एक्चुअली में वेव फ्रंट है। इसको सबसे अच्छा आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे तालाब में एक पत्थर मार दीजिए, पत्थर मार देंगे तो रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो एक्चुअली में तो जो ऑसिलेशन है या वेव है वो रिपल्स हैं, एक्चुअली में जो वेव जा रही है वो रिपल्स के फॉर्म में जा रही है, पर एनर्जी आप बताइए उस सोर्स से अवे चलती है। तो हम एक हाइपोथेटिकली इमेजिन कर लें कि जो रिपल्स क्रिएट हुए हैं उनके परपेंडिकुलर अगर हम डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी मान लें तो वही रे हो जाएगी। पर वहां क्या कोई एक्चुअली में रे है? कोई रे नहीं है, वहां तो वेव फ्रंट्स हैं। क्या है? वेव फ्रंट्स। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो वेव फ्रंट का है, रे का तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और उस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब every point of the wavefront is an independent source of the secondary wavelets. It emits secondary wavelets in all direction which travel with speed of light. ये पॉइंट इसमें खास है, इसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझा दे रहा हूं, देखिए क्या मतलब। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए। जैसे ये आपने एक सोर्स लिया, ठीक, मान लीजिए पॉइंट सोर्स ले लिया आपने, मान लीजिए पॉइंट सोर्स ले लिया, ये पॉइंट सोर्स लिया आपने, और ये किसी टाइम पर एक वेव फ्रंट है, ये किसी टाइम पर एक वेव फ्रंट है, किसी टाइम पर एक वेव फ्रंट है। इस पे कुछ पॉइंट्स ले लिए हमने, कुछ पॉइंट्स ले लिए, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है जरा देखना। एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, ये सभी पॉइंट्स वेव फ्रंट के, एक बार मैं समझाऊंगा, एक बार मैं समझाऊंगा। एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। ये वेवलेट कंफ्यूज करता है, आप कुछ नहीं है ये। अब बस कहने का मतलब ये है यहां पर कि जितने भी पॉइंट इस वेव फ्रंट पे होंगे वो सब एक इंडिपेंडेंट सोर्स का काम करेंगे, मतलब उनको इस सोर्स से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने यहां पर बताया कि एक्चुअली तो आपने यहां पे पार्टिकल 5 को ऑसिलेट कराना शुरू किया,
पार्टिकल 5 ने अपने एनर्जी ऑसिलेशन 4 को ट्रांसफर किए, 4 ने 3 को किए, 3 ने 2 को किए, 2 ने 1 को किए, पर 1 को तो केवल 2 से मतलब 1 के लिए 2 एक इंडिपेंडेंट सोर्स का काम करेगा। कितना बढ़िया इस एनालॉजी से क्लियर हो जाता है। 1 वाले पॉइंट को क्या लेना देना 5 से, 2 वाले पॉइंट को क्या लेना देना 4 से भैया। 2 वाले पॉइंट का पिताजी तो 3 है, या 2 वाले पॉइंट के ऑसिलेशंस तो 3 वाले ऑसिलेशंस ने पैदा किए। तो इसी तरीके से अब ये सब पॉइंट्स एक इंडिपेंडेंट सोर्स का काम करेंगे, और वो वैसा ही सोर्स होगा जैसा उसके पिताजी ने पैदा किए थे। कहने का मतलब इन सब ने वैसे ही वेव फ्रंट पैदा करने हैं जैसा ये इसने वेव फ्रंट पैदा किया। तो इसने कैसा पैदा किया था, स्फेरिकल, तो यहां से भी कैसे वेव फ्रंट पैदा होंगे, स्फेरिकल। और उन्हीं वेव फ्रंट को क्या कह रहे हैं, वेवलेट्स कह रहे हैं, उन्हीं वेव फ्रंट को वेवलेट्स कह रहे हैं। तो यहां पे जो वेव फ्रंट आएंगे बेटा वो जिस तरीके से आएंगे। अब यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आएगा, देखो मैं यहां पर डॉट डॉट लेने वाला हूं, आगे तो ये लेने वाला हूं, इधर डॉट डॉट लेने वाला हूं। तो यहां पर एक ऐसा अजम्पशन माना, देखिए मैंने अगले पेज पे लिखा है, पहले ही समझा देता हूं। ही मेड एन अडोक अजम्पशन दैट एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज मैक्सिमम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जीरो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका देखिए आपके दिमाग में तुरंत ही आएगा कि सर आप बताइए अगर ये इंडिपेंडेंट सोर्स है तो इससे तो सभी डायरेक्शन में वेव जाने चाहिए, तो लेकिन भैया ये मान लेना पीछे की तरफ नहीं जाते हैं। अब आप बताओ कि क्यों नहीं जाते हैं, अब ये मैं क्या आपको बता पाऊंगा जब इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं बता पाए। उन्होंने मान लिया, अडोक का ADHOC अडोक का मतलब होता है कि उसी केस में एक ऐसा स्टेटमेंट दे देना जो उसी को बस मानकर हमारा काम बन रहा हो। तो कोई जनरल ट्रू नहीं है, तो आपको भी एकदम रट्टा मार लेना है कि ये जो सेकेंडरी जो ये सोर्स होते हैं किसी भी वेव फ्रंट पर, इनसे जो एनर्जी निकलती है वो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी, पीछे की तरफ नहीं निकलेगी। तो ये वेव फ्रंट इस तरीके से ये आपको मान के चलना है। ऐसे ही यहां पे अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस तरीके से ये सब आपके, इनको हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। अब हमें नए वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो उसका एक तरीका है, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं इन पे क्या डाल दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये टेंजेंट। तो अब ये न्यू वेव फ्रंट मिल जाएगा आपको, न्यू वेव फ्रंट। तो ध्यान रखना ये हो गया आपका, ये न्यू वेव फ्रंट हो गया। कितने देर बाद, मान लो ये यहां से यहां तक, जैसे ये सोर्स है ये, तो ये यहां से यहां तक अगर ये सोर्स है और c/t की स्पीड है, तो ct के रेडियस में ये कितने, अगर ये मान लिए आपने t = 0 पे इसको ऑब्जर्व किया था, तो ये कब होगा, t = t पर। तो ये आपका सेकेंडरी वेव, सॉरी ये नया वेव फ्रंट हो गया, ये वेवलेट्स हो गए। बस यही हाइजेन का कंस्ट्रक्शन है, इसमें कुछ नहीं है। मैंने लिख दिया, देखिए द टेंजेंट प्लेन टू दीज सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। ठीक, एकदम आसानी से क्लियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट होता, मान लीजिए प्लेन होता है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये प्लेन वेव फ्रंट होता, वेव ऐसे जा रही है, वेव ऐसे जा रही है। तो मान लो ये वेव फ्रंट है, ये कोई वेव फ्रंट है। तो अब आप यहां से इस तरीके से इसको सोर्स मानते हुए इस तरीके से खींचिए, या एक एक खींच लो, चलो दो तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये खींच लीजिए। अब इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये न्यू वेव फ्रंट हो गया, ये क्या हो गया, न्यू वेव फ्रंट। अब इसके सभी पॉइंट्स फिर किसका काम करेंगे, फिर सोर्स का काम करेंगे। तो फिर यहां से खींच दो, ये कुछ है ही नहीं, फिर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, फिर न्यू वेव फ्रंट मिल जाएगा आपको। देखो चीजें बहुत आसान है, बस आप उनको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस रखिए, फिर इसी तरीके से चलता जाएगा। इनको कहते हैं वेवलेट्स, इनको कहते हैं वेवलेट्स। इसको प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी, फिर ये प्राइमरी, फिर ये सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसमें देखो मैंने सब लिख दिया, ये सोर्स था, तो ये मान लीजिए ये सब लिखा हुआ है, इसमें पढ़ लेना, सब वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। अब बेटा इसमें स्नेल्स लॉ, वेव फ्रंट थ्योरी से, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम
वेव थ्योरी या वेव फ्रंट थ्योरी से हम और क्लियर कर लेते हैं। तो आप लिख लो स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ फ्रॉम वेव फ्रंट थ्योरी। यार ये एनसीईआरटी वगैरह में सब में दिया हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव फ्रंट थ्योरी, स्नेल्स लॉ फ्रॉम वेव फ्रंट थ्योरी। ये मान लीजिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। एक ही से बना देता हूँ यहाँ पे नॉर्मल। ठीक, ध्यान रखना ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी आपको भाई। और ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक, अब मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। यहाँ पे म्यू वन का मीडियम, यहाँ पर म्यू टू का मीडियम। इस मीडियम में वेव स्पीड होगी सी अपॉन म्यू वन और इस मीडियम में वेव स्पीड होगी सी अपॉन म्यू टू। अब ध्यान रखना जो फेज यहाँ का होगा फाई नॉट, वही फेज यहाँ होगा फाई नॉट, और जो फेज यहाँ होगा फाई फाई मान लेते हैं, वही फेज यहाँ होगा फाई, क्योंकि सेम वेव फ्रंट पर लाई करने वाले पॉइंट हैं और ये सेम वेव फ्रंट लाई करने वाले पॉइंट है। अगर ये आई होता है तो ये इसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये होता है 90 माइनस आई, तो ये फिर आई आ जाता है। इसको आप एक्स मान लो, ये यहाँ से मान लीजिए पी क्यू का डिस्टेंस है, तो पी क्यू को क्या मान लिया मैंने एक्स। अगर ये आर है तो ये हो जाएगा 90 माइनस आर, तो ये हो जाएगा आर। ठीक है, कुछ है नहीं तो बस ज्योमेट्री है बात बाकी। तो बस यही है कि इन दोनों पॉइंट्स का फेस सेम होगा, इन दोनों पॉइंट्स का फेस सेम होगा। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ से ये होगी वी वन इंटू टी। जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तभी तो फेस सेम रह पाएंगे, नहीं तो फेज अलग अलग नहीं हो जाएंगे। भाई जितने टाइम में ये पॉइंट यहाँ पहुंचे उतने टाइम में ये यहाँ पहुंच जाए। तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी वी टू इंटू टी हो जाएगी। ठीक, तो जरा साइन आई लगा देते हैं। साइन आई, हाउ मच साइन आई, साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो वी वन टी अपॉन एक्स। इसी तरीके से साइन ऑफ आर, साइन आर लगा देते हैं, तो साइन आर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आ जाएगा वी टू टी अपॉन एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, एक्स आ जाएगा क्या आ जाएगा, जो भी आ जाए निकाल लीजिए। अब एक काम कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, डिवाइड करोगे तो टी टी अपॉन एक्स और टी अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा, वी वन अपॉन वी टू। तो यह आ जाता है यहां से वी टू साइन आई इक्वल टू वी वन साइन आर। अब वी टू की वैल्यू जरा बताइए क्या है, यहां पर मैं गलत लग गया, सी अपॉन म्यू टू। ठीक, वी टू की वैल्यू है सी अपॉन म्यू टू, तो सी अपॉन म्यू टू साइन आई इक्वल टू वी वन, वी वन की वैल्यू कितनी है बेटा, सी अपॉन म्यू वन इंटू साइन आर। सी से सी तो उड़ गया, तो यह आ जाता है म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। एकदम आसानी से मैंने प्रूव कर दिया है, और यही आपका स्नेल्स लॉ है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और देख लेते हैं वेव फ्रंट थ्योरी से। तो लिखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम वेव फ्रंट थ्योरी।
थोड़ा सा ज्योमेट्री का इसमें रोल है, बाद बाकी तो कुछ भी नहीं है, मेन ज्योमेट्री है बेटा इसमें। आप एक रेस तरीके से ले लीजिए, सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक, थोड़ा ज्योमेट्री का ही रोल है और कुछ नहीं है। एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, थोड़े छोटे छोटे बनाइए उनको नॉर्मल। मान लीजिए इंसिडेंट रेस तरीके से आ रही है, इंसिडेंट रेस तरीके से आ रही है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये, ठीक है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, बस इसी का रोल है इसमें, थोड़ा सा समझ लो ध्यान से। और मान लीजिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इस तरीके से जा रहा है, मैंने एंगल जानबूझ के लिया ज़्यादा, तभी ज्योमेट्री सही बन पाई है भैया, ठीक। अब डायग्राम कुछ बन पाएंगे ढंग से, जो तुम्हें समझ में आ पाएगा। अब देखिए, यहाँ से इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दो, कलर मजेदार नहीं है, ठीक है, ये ले लो, ये सही, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो जाएगा। दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, और यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक, इसको आप x मान लीजिए। अब आपको ये नहीं पता है कि I बराबर R है, तो इसको मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस कह दिया, और इसको मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह दिया, यहां से ये R। तो अगर ये I है, ध्यान से देखना, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस I, और ये टोटल एंगल यहां से आता है, ये हो जाएगा I। अच्छा, यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय यहां से यहां जाने में लगेगा, क्योंकि मीडियम सेम है। तो जितना इसका फेज होगा फाई, उतना ही इसका फेज होगा, सेम वेव फ्रंट पर है, और जितना फेज यहाँ होगा फाई नॉट, उतना ही फेज यहाँ होगा फाई नॉट, क्यों, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस ये हो जाएगी v इंटू टी, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, v इंटू टी। तो अब आप एक काम कर लो, इसको कह दो P Q R और S। तो मैं दो ट्रायंगल बाहर कर रहा हूं, P Q R, ट्रायंगल P Q R। तो ट्रायंगल P Q R ध्यान रखना, ये लाइन X है यहाँ पर, और ये इस तरीके से आई है, और ये यहाँ से नॉर्मल है 90 डिग्री, और ये डिस्टेंस यहाँ से QR, और ये पॉइंट यहाँ पर P, और ये एंगल यहाँ पर I। इसी तरीके से एक ट्रायंगल और बना रहा हूं मैं, ये वाला PQR, नहीं सॉरी, PSR, PSR। यहां पर आप इस तरीके से बनाइए, ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये R, तो यहाँ पे देखिए ये होगा 90 माइनस R, ध्यान से सुन लीजिए, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा R, तो यहाँ पे ये एंगल R बनेगा, ये डिस्टेंस V इंटू टी बनेगी, और ये X बनेगी। अब इसमें डेफिनेशन लगा दो cos I, cos I इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इंटू V इंटू टी है, और ये V इंटू टी है, तो ये हो जाएगा X अपॉन, नहीं, ये हो जाएगा cos I इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो यहाँ पे लगेगा साइन I लगेगा, साइन I, क्योंकि ये बनेगा परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा VT अपॉन X, और यहाँ पर भी शायद साइन R लगेगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेन्यूज, तो VT अपॉन X।
ध्यान से देखिए, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। बताइए क्या आ जाएगा, साइन आई इक्वल टू साइन आर। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, आर। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। मेरे हिसाब से वेव फ्रंट थ्योरी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक मैंने पहले लेक्चर में आपका कवर कर दिया है। अगले लेक्चर में इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है।